अभी थोड़े दिन पहले जापान के तारीखी शहर हिरोशिमा में एक कॉन्फ्रेंस हुई है G7 की। G7 दुनिया के ताकतवर पावरफुल तरीन ममालिक, जिसको अमेरिका बादर लीड करता है। इस कॉन्फ्रेंस ने चाइना को हिलाकर रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी क्या बातें हुई हैं जापान के इस शहर में G7 की इस इजलास के अंदर, और चाइना इतना खफा क्यों है, और इसको काउंटर करने के लिए चाइना के पास क्या स्ट्रेटजी है, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास क्या स्ट्रेटजी है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। द न्यू कोल्ड वॉर। हम देखेंगे कि अमेरिका बादर के अलावा चाइना के पीछे और कौन हाथ धो के पड़ गया। तो G7 का ये इजलास जापान के शहर हिरोशिमा पर हुआ। जी हाँ, उसी शहर में जहाँ पर आज से तकरीबन 80 साल पहले अमेरिका बादर ने एटम बम गिरा दिया था। और ये चाइना के ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए चाइना को ये बात काफ़ी ज़्यादा नागवार गुजरी कि उसके नेबरहुड में उसके दुश्मन सारे इकट्ठे हुए हैं और उसके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स जारी करते फिर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि 2 साल पहले इन्होंने क्या बातें की थी G7 ने यूके के अंदर, और आज क्या बातें की हैं इन्होंने। G7 हम सबको पता है कि एक एलीट इकोनॉमीज़ का गठजोड़ है जिसको अमेरिका बादर लीड करता है। अमेरिका के अलावा इसमें कनाडा है, उसके बाद यूरोपियन पावर्स हैं जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय यूनियन खुद भी इसमें शामिल होता है, और इसके अलावा एशिया से सिर्फ जापान इनके साथ होता है। तो ये वो एलीट इकॉनमीज़ हैं जो बेसिकली अमेरिका बादर के बहुत करीब हैं, और ये हैं भी बहुत ज़बरदस्त ताकतवर कंट्रीज़ हैं। यहाँ के जो, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, लोगों की बात करें तो लोगों की हालत बहुत अच्छी है। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। इकॉनमीज़ ओवरऑल बहुत बड़ी हैं। अगर आप ओवरऑल G7 की बात करें तो सिर्फ 7-8 ये ममालिक हैं सिर्फ, लेकिन दुनिया की जो ओवरऑल GDP है उसका तकरीबन 40% से ज़्यादा इनके पास है। उनकी टोटल वेल्थ $317 ट्रिलियन है, और ये ग्लोबल GDP का तकरीबन 40% बनता है, लेकिन इनकी जो आबादी है वो पूरी दुनिया की सिर्फ 10% है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका बादर के फेवरेट ममालिक हैं, जो अमेरिका का एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है ना, जो उनका एक वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। जिस ऑर्डर की इब्तिदा यूके और US ने आज से तकरीबन 80 साल पहले रखी थी, और उसमें चेंजेस भी आती गई। और आज उस ऑर्डर को एक चैलेंज का सामना है, किसकी तरफ से? रूस और चाइना की तरफ से, और इसलिए ये खलबली मची हुई है जो आज हम देखेंगे। तो इसमें G7 के ममालिक के सारे सरबराहान थे। इसमें इन्होंने ज़ेलेंस्की को भी इनवाइट किया था, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, और ये एक क्लियर पैगाम था कि ये जो सारे ममालिक हैं ये रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। ज़ेलेंस्की का बुलाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक पैगाम दिया रूस को कि हम इसकी मदद जारी रखेंगे यूक्रेन की, और असलहा, पैसा, हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अमेरिका और इसके जो इत्तेहादी हैं मगरबी ताकतें नेटो के साथ मिलकर इस वक्त एक चैलेंज दे रही हैं रूस को यूक्रेन के अंदर, और दूसरी तरफ ये रूस भी लगा हुआ है। तो ये एक बैटल है जिसके ख़त्म होने की अभी दूर दूर तक कोई असरात नहीं है। अब G7 इजलास की जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आई, इसमें इन्होंने चाइना को मल्टीपल जगहों पर लताड़ा, मल्टीपल रेफरेंसेस के साथ, मल्टीपल पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ इन्होंने चाइना की बैशिंग की। इन्होंने चाइना को चैलेंज किया साउथ चाइना सी के हवाले से, चाइना के जो क्लेम्स हैं, ताइवान के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इन्होंने चाइना की क्लास ली। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फोकस था इनका चाइना की जो इकनॉमिक कोएर्शन है उसको लताड़ना। अब ये इन्होंने ख़ुद एक टर्म बनाई हुई है चाइना के हवाले से कि चाइना माशी तौर पर बदमाश बन चुका है। मतलब ये एक क्लियर बात है कि जब चाइना का राइज़ हुआ है माशी तौर पर, तो अमेरिका बादर उसको इकनॉमिक कोएर्शन का नाम देता है, यानी कि चाइना बदमाशी करता है। अब उस बदमाशी में क्या क्या चीज़ें हैं, ये कहते हैं कि जी चाइना की इकॉनमी एवं नहीं इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसमें ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हैं, ये अपने फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके साथ मजालिम ढाते हैं, तब जाके इनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है। यानी चाइना ने तरक्की फेयर तरीके से नहीं की, और चाइना हमारे रूल्स बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता, हमारी जमहूरियत को नहीं मानता। फिर ये कहते हैं कि चाइना हमारी टेक्नोलॉजी को चोरी करता है, ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं।
और फिर ये कहते हैं कि चाइना चूँकि इतना पावरफुल हो गया है और अब ये पाबंदियाँ लगाता है जो इससे इख्तलाफ करते हैं, तो ये भी इकनॉमिक क्वेश्चन है, यानी कि चाइना को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ जो इनके मुताबिक चाइना करता है शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में, उसको भी इन्होंने मेंशन किया। और ये वो सारी चीज़ें जो चाइना को बहुत बुरी लगती हैं। चाइना हमेशा से ख़िलाफ़ रहा है कि किसी भी मुल्क की इंटरफेरेंस के हवाले से, कि इंटरनल मसले इंटरनल होते हैं तो उसमें आप मुदाखलत नहीं कर सकते। तो चाइना अब बहुत ज़्यादा इसको लाइटली नहीं लेता। 20 बार इन्होंने चाइना का नाम लिया इस स्टेटमेंट में। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली कि ऋषि सुनक जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने हैं, रिलेटिवली एक न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किया। और अगर हम नियर पास्ट में चले जाएं तो इस तरह की लैंग्वेज देखने को नहीं मिलती यूके की तरफ से चाइना के अगेंस्ट। ऋषि सुनक साहब क्या कहते हैं कि चाइना पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ आवर एज, यानी कि हमारे दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है इन रिगार्ड्स टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। और उन्होंने मजीद कहा कि इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन एट होम एंड अब्रॉड, यानी कि चाइना हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है अपने सख्त जो उनके तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके। इसके अलावा G7 ने इस अज़म का इआदा किया कि एक तो उन्होंने कहा ना कि यूक्रेन की मदद करनी है, चाइना को लताड़ना है, रूस को लताड़ना है। दूसरा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, यानी रेयर अर्थ मिनरल्स, जिससे आपकी पूरी टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका बेस करता है, उसकी सप्लाई को यकीनी बनाना है। क्योंकि हमने देखा था ट्रेड वॉर के बाद 2018-19 में जो इंटेंसिफाई हो गई थी चाइना और यूएस की, उसमें चाइना ने इन पर रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से जो सप्लाई थी उसको कंट्रोल कर लिया था काफ़ी हद तक। तो इसमें अब ये सारे मिल गए हैं कि जी हमने टेक्नोलॉजी बनानी होती है, हार्डवेयर में जो चिप्स होती हैं आपकी सेमीकंडक्टर्स, ये पूरी एक इंडस्ट्री है जो आपकी टेक इंडस्ट्री में काम आती है, जो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री में और आपकी ये जितनी भी इनकी जो मॉडर्न वॉरफेयर है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें यूज़ होती हैं जो चिप्स, उसके रॉ मटेरियल को यकीनी बनाना है और एक दूसरे की मदद करनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनके हवाले से इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। और इससे भी इन्होंने रिलेट किया चाइना की जो इकोनॉमिक क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना कि चाइना बदमाशी लगाता है, ये भी इन्होंने जिक्र किया कि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई के हवाले से भी बदमाशी करता है हमसे, और हमें इसको रोकना होगा। चाइना ने इस इजलास को एंटी चाइना वर्कशॉप करार दे दिया है और बहुत सख्ती से इस पर रद्द अमल दिया है। चाइना ने अपने मुल्क में तैनात जापान के सफ़ीर को बुलाकर शदीद एहतजाज किया और यूके से भी कहा कि भाई ज़रा कंट्रोल उधर कंट्रोल। चाइना ने इसका सारा इल्ज़ाम अमेरिका बहादुर पर दिया कि अमेरिका बहादुर यूरोप के कान भर रहा है और मगरिब में स्पेशली वो चाइना के ख़िलाफ़ एक जाल बुन रहा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और चाइना एक्सपेक्ट ये करता है मगरबी ताकतों से, ये फ्रांस, जर्मनी और यूके वगैरह से, कि ये चाइना की पॉलिसी इंडिपेंडेंटली बनाए, अमेरिका के ज़ेर असर ना बनाए, अमेरिकी दबाव पर ना हमें लताड़ें। चाइना ये चाहता है। अब मज़े की बात यह है कि यूरोप भी यही चाहता है अंदर खाते, और यूरोप को भी पता है कि चाइना अब नेक्स्ट सुपर पावर होगा, स्पेशली इकॉनमी के महाज में। तो इसलिए यूरोप भी बड़ा देखभाल के चलता है। उनकी गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी का जिक्र हमने इस वीडियो में किया था कि थोड़े दिन पहले फ्रांस के जो सदर थे मैक्रोन, वो गए थे यूरोपीय यूनियन की सदर को साथ लेकर चाइना, जिसमें इन्होंने चाइना से बहुत सारी मदद मांगी थी डिफरेंट जगहों पर, क्योंकि एक तो पता है ट्रेड इनकी बहुत ज़्यादा है चाइना से, फिर रशिया यूक्रेन वाले मामले में इन्होंने मदद मांगी, और ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में उसमें इन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ देखा कि आप ज़रा हमारी मदद करें। यूरोप को पता है, यूरोप को अंदर खाते पता है कि चाइना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वक्त जो यूरोपियन लीडरशिप है ना, ये जो उर्सुला वॉन डर लेयन और इनके जो दूसरे साथी हैं, इन पर कुछ कभी कभार कहीं से इल्ज़ाम लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी यूरोप खेलता है। अभी ऋषि सुनक को देख लें, उसने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट दी है। तो इस तरह पहले नहीं होता था, क्योंकि यूरोप की बात करें ना तो यूरोप, अगर चाइना को देखें, अगर चाइना वाइज, तो चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया यूरोप का। तो यहाँ से भी अमेरिका को तकलीफ होती है और यूरोप यहाँ पर अपना फ़ायदा देखता है कि देखो जी हमारी तो ट्रेड बढ़ गई है। अमेरिका उसको कम करना चाहता है, उसको लिमिटेड करना चाहता है।
लेकिन जब यूरोपियन लीडर्स खुद जाते हैं, जैसे ये मैक्रोन गए थे, जब आइसोलेटेड विजिट्स इनके होते हैं ना चाइना के अंदर, तब बड़े अच्छे कलमात कहे जाते हैं। तो फ्रांस और जर्मनी जैसे जो प्लेयर्स हैं ये हमेशा से यही कहते हैं इन G7 को और अमेरिका वगैरह को कि हम किसी एक हाथ से ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकते चाइना से। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका बहादुर ये चाहता है कि ये मेरे इशारों पर चले, कि जिस तरह की दुश्मनी हमारी है चाइना से, ये मेरे साथी भी उसी दुश्मनी को साथ लेकर चलें। बेसिकली अमेरिका को यही डर है ना कि चाइना बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा है तेज़ी से, अब उसको रोकना है उन्होंने। अमेरिका अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, अगर पिछले अगर 70-80 सालों की बात की जाए, तो अमेरिका ने अपने जो राइवल ग्रुप्स हैं उनका रास्ता रोका है दुनिया में, डिफरेंट टैक्टिक्स, रिजीम चेंज और पता नहीं क्या क्या करके। सोवियत यूनियन को उन्होंने तोड़ा पाकिस्तान की मदद से, सोवियत कल्चर का बहुत हद तक उन्होंने ख़ात्मा किया, और अब एक नई कोल्ड वॉर का सामना जो हमने इस वीडियो में डिटेल में बताई थी, ये जो नई कोल्ड वॉर इस वक्त हमें नज़र आ रही है वो चाइना के साथ है। असल मैदान जंग में तो इनकी रूस से ऑलरेडी जंग लगी हुई है, लेकिन कोल्ड वॉर जिसमें ट्रेड वॉर है, जिसमें दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं, वो उनकी चाइना के साथ है। और डेफिनेटली इनके और भी कई महाजों पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे चाइना ने इनको जैसे इकॉनमी के मैदान में चैलेंज कर दिया ना, अब वो अपनी करेंसी की भी बात कर रहे हैं, जिसको हमने इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये ब्रिक्स वगैरह जो अपनी नई करेंसी का ऐलान कर रहे हैं, तो ये भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है ये चीज़, और यही उनकी जो हेजिमनी है उसको चैलेंज करेगी सबसे ज़्यादा, ये चीज़ करेंसी वॉरफेयर। और वो चाइना और रूस अब अमेरिका के ख़िलाफ़ एक हो गए हैं, और चाइना ने G7 के इस इजलास को ब्रूटल इंटरफेरेंस करार दिया है उसके मैटर्स में, इंटरनल मैटर्स में। चाइना का हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि चाइना ने अमेरिका को बड़ा क्लियरली समझाया था कि आपकी डेमोक्रेसी का जो वर्जन है ना, वो हम अपने मुल्कों में अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चाइना में डेमोक्रेसी है, वो चाइना की अपनी, वो चाइना स्टाइल डेमोक्रेसी है, आपकी डेमोक्रेसी आपके अपने स्टाइल की है, तो हमें फोर्स मत करें। और हमारे इंटरनल इश्यूज़ जैसे शिनजियांग है, तिब्बत है, हांगकांग है, उसमें हमारे साथ छेड़खानी मत करें। अब इस विज़िट के बाद क्या हुआ है कि रूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं चाइना और बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की हैं, और G7 के एलामिये के बाद इन्होंने एक फ्रेश अंदाज में अपनी दोस्ती को दुनिया के सामने दिखाया कि हम एक साथ हैं। चाइना ने रूस का भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया, और रूस ने भी, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में जब रशिया पर सैंक्शंस लग गई हैं पूरी दुनिया की तरफ से, सिर्फ एक कंट्री ने खुलकर साथ दिया और वो है चाइना। दूसरी तरफ चाइना एफर्ट्स भी कर रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी तरह से ख़त्म कराया जाए, लेकिन रूस की मदद से वो पीछे नहीं हट रहा। रूस से वो तेल ख़रीद रहा है, रूस से वो अपनी तिजारत बढ़ा रहा है। और इसके बाद हमने देखा कि ये इस विज़िट में बहुत नई नई चीज़ें सामने आई, न्यू एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म को टोटली डिफाई करके रख दिया है, और इनकी जो करंट ट्रेड है ये $200 बिलियन तक पहुंचने वाली है चाइना और रूस की, और इसमें भी दोनों ने मिलकर G7 के इलामिये की धज्जियाँ उड़ा दी। ट्रेड टॉक्स के साथ साथ जो सिक्योरिटी टॉक्स हैं दोनों कंट्रीज़ की, इन्होंने उसमें भी एक दूसरे से तबादला ख्याल किया। तो आप देखेंगे एक तरफ यूक्रेन है, ज़ेलेंस्की साहब हैं, जिनको पूरी मगरबी दुनिया की तरफ से, स्पेशली अमेरिका बहादुर की तरफ से असला मिल रहा है, और दूसरी तरफ रशिया है जिसको मगरबी दुनिया डिच कर आ चुकी है, लेकिन चाइना उसकी मदद को जारी रखे हुए। इससे जाहिर होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन बन रही है। ये चाइना और अमेरिका के दरमियान जंग हो रही है रूस और यूक्रेन की, लेकिन ये कन्वर्ट हो रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है उसमें। तो ये एक बात समझने वाली है। तो इसलिए चाइना भी अब बहुत मोहतात हो रहा है, क्योंकि वो अब देख रहा है कि ये जो सारी बैटल है, अब इसका नज़ला ये चाइना पर भी गिराना शुरू हो गए हैं। ये सारी रशिया यूक्रेन जो जंग है, इसलिए ये अपनी एफर्ट्स को डबल कर रहा है, अपनी डिप्लोमेटिक, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, हर चीज़ के ज़रिए। और क्लियरली इस G7 समिट में ये जो अमेरिकन एलाइज हैं, इन्होंने खुलकर बोल दिया है कि हमने अब चाइना को मतलब काउंटर करना है। और इससे एक्सपर्ट्स का एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो जंग है ना रशिया यूक्रेन जंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट जंग है। ये फ्यूचर के जो डायनामिक्स हैं वो सेट करके रख देगी, फ्यूचर की इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। और अगर ये जंग रूस हार जाता है तो फिर ये जो अमेरिका और इसके एलाइज है, इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इनका नेक्स्ट टारगेट होगा चाइना।
इसलिए चाइना और रूस अब मिलकर एक यूनिफाइड फोर्स होकर अमेरिकन एग्रेशन का सामना कर रहे हैं। ये जंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से रूस को चाइना की सपोर्ट हासिल है और यूक्रेन को अमेरिका और पूरी नेटो की सपोर्ट। तो जो ये जंग हारा वो फ्यूचर में जो कोल्ड वॉर है चाइना और यूएस के दरमियान वो भी हारेगा या जीतेगा। यानी रशिया यूक्रेन जंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ये डिसाइड करने में कि नेक्स्ट कोल्ड वॉर कौन जीतेगा, चाइना या अमेरिका बहादुर। और फिर फ्यूचर में चाइना को ये भी ख़तरा है कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को ये एशिया पैसिफिक रीजन में रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब चाइना के ख़िलाफ़। ताइवान में ऑलरेडी इनके मसाइल हैं, साउथ चाइना सी में। तो अब देखें ये जापान में जो चाइना का नेक्स्ट डोर नेबर्स है वहाँ पर इन्होंने ये G7 का इजलास किया है। तो ये चाइना को इस तरह के पैगामात दिए जा रहे हैं कि जंग आपके दरवाजे पर हम ला सकते हैं, प्रॉक्सी वॉर एक शुरू हो सकती है, जो कि अमेरिका बहादुर और CIA का एक तरीका है, पुराना तरीका है। वैसे तो चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन अमेरिका की जो एक्सपर्टीज़ है इस हवाले से वो बहुत तगड़ी है और बहुत पुराना पापी है अमेरिका। तो यहाँ पर इसलिए चाइना को फिक्रमंदी हो रही है कि कहीं ये जंग मेरे इलाके में ना ले आएँ, जो कि चाइना के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि चाइना इकॉनमी के मैदान में अमेरिका को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। एक्सपोर्ट्स में इसने पीछे छोड़ दिया है। अफ्रीका में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, एशियाई ममालिक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, साउथ अमेरिकन ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला गए थे चाइना, वो एक नई अज़म के साथ आए हैं वापस कि जी चाइना के साथ हमने ज़्यादा करनी है ट्रेड। तो चाइना इस महाज में तो अमेरिका को पीछे छोड़ा है और अमेरिका अब शायद ऐसा लगता है पुरानी टैक्टिक्स पे वापस आ रहा है कि किस तरह रोका जाए, जिस तरह वो अपने दुश्मनों को रोकता होता था, जिसमें डिफरेंट टैक्टिक्स हैं इनकी। और अगर एशिया पैसिफिक रीजन में नेटो का इत्तेहाद आ जाता है तो डेफिनेटली ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और रूस के हारने का भी यही मतलब होगा कि चाइना पर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता चलूँ, ये G7 का इजलास 2 साल पहले भी हमने कवर किया था। उसमें बाइडेन साहब ने एक नई चीज़ इसमें लॉन्च की थी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने कहा था हम इतना ज़्यादा बजट रखेंगे, पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन का, जिसमें हम BRI को काउंटर करेंगे। वो कहाँ गया? मेरा सवाल ये है कि 2 साल पहले जिसको आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी जो UK में हुई थी, तो वो अब कहाँ गया? वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का मंसूबा जिसने BRI को काउंटर करना था, तो वो तो इस दफ़ा नज़र नहीं आया। लग यही रहा है कि अमेरिका बहादुर को भी बहुत सी नाकामियों का सामना है अपने एम्बिशंस में। अमेरिका बहादुर को यही डर है कि उसका जो एक यूनिपोलर पावर का स्टेटस है वो कहीं चैलेंज ना कर दे चाइना। और क्लियरली हम देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, जहाँ पे पावर के कई मराकिज़ हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, इस मतलब मल्टीपल पावर्स होंगी जहाँ पे। ये अमेरिका को नाकाबिले कबूल है और इसी जियोपॉलिटिकल बैटल का नज़ला कुछ कमज़ोर ममालिक पर भी गिर जाता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका बहादुर यूरोप को कितनी हद तक, मतलब कितनी देर तक चाइना के ख़िलाफ़ उकसाने पर उकसा सकता है, उसको कंटिन्यू रख सकता है इस प्लान को, या कि यूरोप को अंदर खाते पता है कि चाइना इज़ द फ्यूचर। आपको कौन सा कैंप जीता हुआ नज़र आ रहा है, ये रूस और चाइना वाला या ये G7 के ये ममालिक, अमेरिका और उसके एलाइज, कौन सा ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।